दोस्तों, मेरा नाम जोया है और मैं 21 साल की हो चुकी हूँ। इस कहानी में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे मेरे जीजा जी ने मुझे अपनी बातों में फंसा लिया और मुझे दिन में ही तारे दिखा दिए। मैं दिखने में भोली भाली सी लगती हूँ और खूबसूरत भी हूँ, इसीलिए जीजू ने मुझे आसानी से सेट कर लिया। मैं भी पहली बार ही दीदी के पास रहने गई थी, क्योंकि उन दिनों दीदी का 7वां महीना चल रहा था। लेकिन मुझे क्या पता था कि वह इतना भी नहीं सोचेंगे कि मैं उनकी साली लगती हूँ। लेकिन सच बताऊं तो मुझे भी बड़ा मज़ा आया था। मेरे जीजू तथा दीदी शहर में रहते हैं और उनका परिवार गांव में रहता है। शहर में रहने का कारण जीजू की प्राइवेट नौकरी है, जिसकी वजह से उन्हें गांव छोड़ना पड़ा था। मेरी दीदी की शादी को अभी 2 साल हो चुके थे और इस बार वह खुशखबरी देने वाली थी। दीदी का अभी 7वां महीना चल रहा था, इसलिए अब उन्होंने काम करना बिल्कुल ही बंद कर दिया था। इसीलिए जीजू काफ़ी परेशान रहते थे। फिर एक दिन दीदी ने घर पर फ़ोन किया तथा मम्मी को इस बारे में बताया, तो मम्मी ने बोला कि अरे ऐसी बात है तो पहले बता देती। जोया हमेशा घर पर ही रहती है, तुम कहो तो इसे भेज देते हैं तुम्हारे पास। 2-3 महीने तुम्हारी देखभाल कर लेगी तथा घर का काम भी कर लिया करेगी। दीदी तो तभी मान गई, क्योंकि उन्होंने तो इसीलिए ही फ़ोन किया था। लेकिन मैंने मम्मी को मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर मैं चली गई तो फिर वहाँ जीजू मुझे नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि वह तो मुझे फ़ोन पर भी छेड़ते रहते थे। फिर दीदी ने मुझसे बात की और आखिरकार मुझे मानना ही पड़ा। इसके बाद दीदी ने कहा कि कल तक तुम्हारे जीजू तुम्हें लेने के लिए आ जाएंगे, तो तुम तैयार रहना। फिर शाम को ही मेरे पास जीजू का फ़ोन आ गया और उन्होंने खुश होते हुए पूछा कि जोया, क्या तुम सच में आ रही हो? तो मैंने जीजू को कहा कि हाँ जीजू, वो दीदी ने आज सुबह ही फ़ोन किया था, इसीलिए मम्मी बोली कि हम जोया को तुम्हारे पास कुछ दिनों के लिए भेज देंगे। तो जीजू बोले कि फिर तो ये बहुत खुशी की बात है, तुम कल तैयार रहना, मैं कल ही तुम्हें लेने के लिए आ जाऊंगा। तभी मैंने जीजू से कहा कि नहीं जीजू, आप कल मत आना, आप परसों आ जाना। तो जीजू बोले कि अरे जोया, तुम कैसी बातें कर रही हो, मैं तो आज शाम को ही आने वाला था, लेकिन तुम्हारी दीदी ने रोक लिया। अब मैं कुछ नहीं सुनूंगा, बस कल तुम तैयार रहना। फिर मैंने जीजू से रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ जीजू मान जाइए ना, कल हमारे कॉलेज में फंक्शन है, इसीलिए बस कल कल की ही बात है, आप परसों आ जाना, हम परसों चलेंगे। इसके बाद जीजू मान गए और बोले कि अच्छा ठीक है, तुम फंक्शन देख लेना, लेकिन परसों तैयार रहना, परसों कोई बहाना नहीं चलेगा। सुबह होते ही मम्मी ने तो तैयारी शुरू कर दी थी, लेकिन फिर मैंने मम्मी को बोल दिया कि जीजू आज नहीं आएंगे, क्योंकि उन्हें ऑफिस में कुछ काम है। मम्मी ने पहले तो मेरी बात नहीं मानी, लेकिन जब जीजू को फ़ोन करके पूछा तो उन्होंने मना कर दिया और बहाना बना दिया कि मैं आज नहीं आ सकता, क्योंकि मैंने जीजू को बोल दिया था अगर मैं फंक्शन का बताऊंगी तो मम्मी मुझे पक्का कॉलेज नहीं जाने देगी। कॉलेज में फंक्शन होने की वजह से मैं शाम को लेट ही घर पहुंची थी, इसीलिए मम्मी ने भी मुझे डांट लगा दी। फिर अगले दिन दोपहर तक जीजू मुझे लेने के लिए आ गए थे। उनके आने से पहले ही मैं नहा धोकर तैयार हो चुकी थी तथा मैंने नीचे जीन्स और ऊपर कुर्ता पहन लिया था और गले में दुपट्टा डाल लिया था। जीजू बाहर ही पापा के साथ बैठे थे, इसीलिए मैंने पहले उन्हें चाय पिलाई तथा थोड़ी देर बातें करने के बाद वह अंदर आ गए। अंदर आने के बाद ही वह मुझसे मिले और हमेशा की तरह आज भी उन्होंने मुझे हाथ ही मिलाया था। अंदर मम्मी भी थी, लेकिन उन्हें भी पता था कि जीजू पहले दिन से ही मेरे साथ मजाक करते हैं, इसीलिए वह ऐसी वैसी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। इसके बाद जीजू मुझे देखकर बोले कि जोया, तुम तो बहुत कमज़ोर हो गई हो, लेकिन कोई बात नहीं, अब मेरे साथ चलोगी तो तुम भी तुम्हारी दीदी जैसी मोटी ताज़ी हो जाओगी। जीजू की ऐसी बातें सुनकर मेरी तो हमेशा की तरह हंसी निकल गई, क्योंकि मैं जानती थी कि जीजू किस बारे में बातें कर रहे हैं। फिर मैंने भी उन्हें डराने के लिए मम्मी को आवाज़ मार दी कि देखो मम्मी, जीजू कैसी बातें कर रहे हैं। और इसके बाद जीजू मुझे चुप कराते हुए बोले कि अरे मम्मी जी सुन लेंगी, तुम भी ना जोया बिल्कुल नहीं बदली हो। इसके बाद हम जल्दी से रवाना हो गए, क्योंकि घर में दीदी अकेली ही थी और जाते वक्त मम्मी ने भी मुझे बोल दिया
कि अपने जीजू को ज़्यादा तंग मत करना और अपनी दीदी की देखभाल ध्यान से करना। जीजू मुझे लेने के लिए कार लेकर आए थे, इसीलिए मैं कार की पिछली साइड बैठ गई और हम घर के लिए रवाना हो गए। गांव से निकलने के बाद जीजू ने गाड़ी रोकी और बोले कि जोया तुम आगे आ जाओ। तो मैंने जीजू को मना कर दिया और बोली कि नहीं जीजू, मैं पीछे ही ठीक हूं। तो जीजू हंसते हुए बोले कि अरे तुम तो ठीक हो साली साहिबा, पर मेरा भी तो ख्याल करो, कितने दिनों बाद तुम्हें देखा है, आगे आ जाओगी तो मेरा भी टाइम पास हो जाएगा। इसके बाद मैंने जीजू को डांटते हुए बोला कि क्या मतलब है आपका, मैं जानती हूं आपके मन में आजकल क्या क्या चलता रहता है, बहुत बिगड़ गए हो आप, मैं जाते ही दीदी से आपकी शिकायत करूंगी। और फिर मैं आगे की सीट पर बैठ गई क्योंकि जीजू मान ही नहीं रहे थे। गाड़ी चलाते वक्त जीजू बार बार मेरी तरफ देख रहे थे और मैं जानती थी कि जीजू इसीलिए मुझे आगे बुला रहे थे। फिर मैंने उन्हें मुस्कुराते हुए कहा कि जीजू अभी आप ध्यान से गाड़ी चला लीजिए, मुझे तो घर पर भी देख लेना। मेरी ऐसी बात सुनकर जीजू भी मुस्कुराने लगे और बोले कि नहीं जोया, ऐसी बात नहीं है, सच कहूं तो तुम तुम्हारी दीदी से भी क्यूट हो। तभी मैंने जीजू को हंसते हुए जवाब दिया कि जीजू अब बस कीजिए, इतना भी झूठ मत बोलिए। अगर आप झूठी तारीफें करके अपनी साली साहिबा के साथ कुछ सेटिंग बिठाने की सोच रहे हैं तो ऐसे ख्याल अपने दिमाग से ही निकाल दीजिएगा, क्योंकि मैं आपको अच्छी तरह से जानती हूँ, जितने भोले भाले बाहर से दिखते हो अंदर से उतने ही बदमाश हो। मेरी ऐसी बातें सुनकर जीजू हंसने लगे और बोले कि अच्छा बाबा ठीक है, तुम तो तुम्हारी दीदी से भी ज्यादा नखरे दिखाती हो। वैसे सच कहूं तो मुझे भी जीजू का हंसी मजाक करना बहुत अच्छा लगता था। और वैसे जीजू दिखने में भी बहुत स्मार्ट थे। उनकी उम्र लगभग 27 साल के करीब थी, इसीलिए वह ज्यादा बड़े भी नहीं थे। ऐसे ही बातें करते करते रास्ता कब गुजर गया मुझे तो पता ही नहीं चला, और शहर आते ही मैंने तो जीजू को पहले ही बोल दिया कि जीजू अगर गोलगप्पे खिलाए बिना घर ले गए तो देख लेना आपकी सारी बातें दीदी को बता दूंगी। तो जीजू बोले कि अरे मैंने कब मना किया है। और इसके बाद मैंने और जीजू ने गोलगप्पे खाए, क्योंकि मुझे गोलगप्पे बहुत पसंद है। मैं जब कभी बाजार जाती हूँ तो गोलगप्पे ज़रूर खाती हूँ। इसके बाद शहर से घर जाते वक्त जीजू ने दीदी के लिए फ्रूट्स भी ले लिए। जब हम घर पहुंचे तो दीदी आंगन में टहल रही थी। मुझे देखकर वह बहुत ही खुश हुई और मुझे गले लगा लिया। जीजू की क्लास तो दीदी ने बाहर ही लगा दी और बोली कि दोपहर का बोलकर गए थे और आते आते शाम कर दी। तभी जीजू हंसते हुए बोले कि कितने दिनों बाद ससुराल गया था, इसीलिए पूरी खातिरदारी करवा कर आया हूं। इसके बाद मैंने दीदी को फ्रूट्स काट कर दे दिए तथा जीजू नहाने चले गए। जीजू के नहाने के बाद मैं भी नहा धोकर फ्रेश हो गई, क्योंकि सारे दिन सफ़र करने की वजह से हम थक चुके थे और इसके बाद समय भी काफ़ी हो गया था, इसलिए मैं सभी के लिए खाना बनाने के लिए रसोई में चली गई। जब रसोई में जाकर देखा तो सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था तथा घर में भी साफ सफाई नहीं थी, क्योंकि पिछले 1 महीने से जीजू ही काम कर रहे हैं। इसके बाद मैंने जल्दी से सभी के लिए रोटियां तथा आलू गोभी की सब्जी बना ली और दीदी के लिए उनके कमरे में ही ले गई। दीदी को खाना देकर मैं उनके पास ही बैठ गई। तभी दीदी बोली कि तुम्हारे जीजू को भी खाने के लिए बोल देती, अगर खाना ठंडा हो गया तो तुम्हें दोबारा गर्म करना पड़ेगा। इसके बाद मैं खड़ी होकर जीजू को बुलाने चली गई। जीजू छत पर किसी से बातें कर रहे थे, शायद उनके ऑफिस का कॉल था। मेरे जाने के 4-5 मिनट बाद ही जीजू ने फ़ोन काट दिया और मेरी तरफ देखकर बोले कि बोलो जोया, क्या बात हुई, कहीं तुम्हारी दीदी को दोबारा से चक्कर तो नहीं आ गया। तो मैंने जीजू से कहा कि नहीं जीजू, दीदी की टेंशन लेना अब छोड़ दीजिए, आप चलिए, खाना ठंडा हो रहा है। तभी जीजू बोले कि पहले तुम निशा को खिला दो, उसकी दवाइयों का टाइम हो रहा है, उसके बाद हम खा लेंगे। तो मैंने जीजू को कहा कि दीदी ने तो खा भी लिया होगा। इसके बाद जीजू आने में आनाकानी करने लगे तो मैंने उनका हाथ पकड़ा और नीचे ले आई। फिर वह रसोई में ही खाना खाने बैठ गए और जिद करके मुझे भी अपने साथ ही बिठा लिया। इसके बाद खाने का पहला निवाला मेरे मुंह में डाला और फिर दूसरा निवाला भी मुझे खिलाने लगे। तो मैंने जीजू को बोल दिया कि बस कीजिए जीजू,
अब इतना भी मत कीजिए, चुपचाप खा लीजिए, खाना ठंडा हो रहा है। मेरे मुंह से ऐसा सुनकर जीजू हंसने लगे और बोले कि सच में जोया तुम बहुत प्यारी हो। खाना खाने के बाद मैंने दीदी को दूध गर्म करके दे दिया तथा जीजू ने उन्हें दवाइयाँ दे दी और फिर थोड़ी देर हम दीदी के कमरे में ही बैठ गए और बातें करने लगे। बातें करते करते मैं कब सो गई पता ही नहीं चला और सुबह मुझे जीजू ने ही उठाया। बगल में ही दीदी सो रही थी और जीजू हमारे लिए चाय बनाकर ले आए थे। उठते ही मैंने बोला कि जीजू आपने क्यों तकलीफ कि मुझे जगा देते, पता नहीं मेरी लेट जागने की आदत कब छूटेगी। इसके बाद मैंने दीदी को भी जगा दिया और चाय पीने के बाद जीजू नहा धोकर ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगे। तभी दीदी ने मुझे बोल दिया कि तुम जल्दी से उनके लिए खाना पैक कर दो, वरना हमेशा की तरह इन्हें बाहर से ही खाना पड़ेगा। इसलिए मैंने जल्दी से जीजू के लिए खाना तैयार कर दिया। इसके बाद जीजू रसोई में आए और मुझे बोले कि जोया अपनी दीदी का ख्याल रखना और शाम को टाइम से ही खाना खिलाकर दवाई दे देना, क्योंकि आज मैं आने में थोड़ा लेट हो सकता हूँ। जीजू के मुंह से ऐसा सुनकर मैं बोली कि क्यों जीजू, क्या बात है? कहीं आज किसी के साथ डेट पर तो नहीं जा रहे हो? तो जीजू हंसते हुए बोले कि अरे नहीं जोया, ऐसी बात नहीं है, बस नया मैनेजर आया है इसीलिए वह शाम को पार्टी दे रहा है और मैंने तुम्हारी दीदी से भी इजाज़त ले ली है। तभी मैं बोली कि कोई बात नहीं जीजू, आप अच्छे से एंजॉय करके आना और दीदी की चिंता मत करना। जैसा कि जीजू बोलकर गए थे वह सच में बहुत लेट हो गए थे। मैंने दीदी को खाना खिलाकर दवाइयाँ भी दे दी थीं और उसकी वजह से दीदी को नींद भी आ गई। इसके बाद मैं जीजू का इंतज़ार करते करते नहाने चली गई तथा टाइम पास करने के लिए दीदी की साड़ी पहनने लगी, क्योंकि मुझे साड़ी पहनना बहुत पसंद है। दीदी की लाल साड़ी मुझ पर बहुत अच्छी लग रही थी तथा मैं उसमें बहुत खूबसूरत भी लग रही थी। इसके बाद मैं कपड़े बदलने ही वाली थी कि इतने में दरवाजे की घंटी बज गई और मुझे पता लग गया कि जीजू आ गए हैं, तो मैं जल्दी से दरवाज़ा खोलने चली गई। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो जीजू कुछ नशे में लग रहे थे। मुझे साड़ी में देखते ही जीजू बोले कि निशा, तुम अभी तक सोई नहीं क्या? और उन्होंने मेरे कंधे पर अपना हाथ रखकर मेरा सहारा ले लिया। इसके बाद मैं भी कुछ नहीं बोली और जीजू को धीरे धीरे उनके कमरे में ले गई। कमरे में ले जाकर मैंने उन्हें बेड पर बैठा दिया और बोली कि जीजू, आप थोड़ी देर रुकिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। फिर जैसे ही मैं जाने लगी तो जीजू ने मुझे हाथ पकड़कर रोक लिया और बोले कि प्लीज़ यार, आज मना मत करना। अब मैं समझ गई थी कि जीजू मुझे साड़ी में निशा दीदी समझ रहे हैं। फिर मैंने पीछे मुड़कर उन्हें कहा कि जीजू, आप गलत समझ रहे हो, मैं निशा नहीं जोया हूँ। दीदी तो अपने कमरे में कब की सो चुकी है। लेकिन नशे में जीजू ने मेरी एक भी नहीं सुनी और पिछले 3-4 महीनों की सारी कसर मुझ पर उतार दी। सुबह हमेशा की तरह जीजू मुझसे पहले उठ गए थे तथा उठते ही उन्होंने जब देखा तो बगल में ही मैं सो रही थी। उठते ही जीजू ने मुझे जगाया और पूछा कि जोया, क्या तुम ठीक हो? लेकिन नींद में मैं सिर्फ इतना ही बोली कि हाँ जीजू, थोड़ी देर और सोने दीजिए ना। मुझे देखकर जीजू यही सोच रहे थे कि शायद उनसे नशे में कुछ गलत ना हो गया हो। वह जल्दी से खड़े हुए और फ्रेश होकर चाय बना लाए। तब तक मैं भी उठ चुकी थी। आज उन्होंने दीदी को भी नहीं जगाया, क्योंकि वह मेरे उठने का इंतज़ार कर रहे थे। उन्हें डर था कि कहीं दीदी को पता नहीं चल जाए कि मैं उनके कमरे में सोई हुई थी। कमरे में आते ही उन्होंने मुझे चाय पकड़ाई और फिर से पूछा कि जोया, सच बताओ, तुम ठीक तो हो ना? मुझे बहुत टेंशन हो रही है। लेकिन मैंने जीजू की बात का कोई जवाब नहीं दिया और मुंह नीचे करके बैठी रही। तभी जीजू फिर से बोले कि प्लीज़ जोया, कुछ तो बोलो, ऐसे चुपचाप क्यों बैठी हो? इसके बाद मैं जीजू को सिर्फ इतना ही बोल पाई कि जीजू, मुझे नहीं पता था आप मेरे साथ ऐसा भी कर सकते हो, और मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरे मुंह से इतना सुनते ही जीजू को पता चल गया कि नशे में उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। इसके बाद जीजू मेरे पैरों में गिर गए और मुझसे माफ़ी मांगने लगे कि प्लीज़ जोया, मुझे माफ़ कर दो, मैं होश में नहीं था, नशे में पता नहीं मुझसे क्या कुछ हो गया। प्लीज़ तुम मुझे मार लो, सज़ा दो, पर इसके बारे में तुम्हारी दीदी को कुछ मत बताना, क्योंकि अगर उसे पता चल गया तो वह मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी।
इसके बाद मैंने जीजू को अपने पैरों पर से हटाया और बोली कि प्लीज़ जीजू, आप मेरे पैर मत पकड़िए। आपको क्या मैं पागल लगती हूँ जो ये सब बातें दीदी को बताऊंगी? तभी जीजू फिर से रोते हुए बोले कि प्लीज़ जोया, तुम मुझे गलत मत समझना। मैंने यह सब जानबूझकर नहीं किया। तुम ऐसा करो, जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें वापस गांव छोड़ आता हूँ, कहीं मेरी वजह से तुम्हारा भविष्य ना खराब हो जाए। तभी मैंने जीजू को समझाते हुए बोला कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है जीजू। बस आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि आज के बाद या जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक आप शराब को हाथ भी नहीं लगाएंगे। तभी जीजू बोले कि तुम्हारी दीदी की कसम जोया, आज के बाद मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा। इतने में ही दीदी ने आवाज़ मार दी कि तुम्हारी जीजा साली की बातें खत्म हो गई हो तो कोई मुझे चाय दे जाओ। दीदी की आवाज़ सुनते ही मैं खड़ी हो गई और जीजू को बोला कि कोई बात नहीं जीजू, आप थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। लेकिन जैसे ही मैं चलने लगी तो मुझे एकदम तेज दर्द महसूस हुआ, जिसके कारण मैं ठीक से चल भी नहीं पाई। तभी जीजू ने पूछा कि क्या हुआ जोया, तुम ठीक तो हो ना? तो मैंने जीजू को बताया कि नहीं जीजू, पेट के पास दर्द हो रहा है। तभी जीजू एकदम बेड से खड़े हुए और बोले कि तुम निशा को चाय पिलाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर आता हूँ। इसके बाद मैंने जल्दी से कपड़े बदले और चाय लेकर दीदी के पास चली गई। थोड़ी देर में जीजू भी आ गए और मैंने भी दवाई ले ली। फिर 2 महीनों बाद एक नन्ही सी परी ने इस दुनिया में कदम रखा। सारे परिवार वाले बहुत ही खुश थे तथा उसके बाद मैं भी घर वापस आ गई थी और उस बात को मैंने तथा जीजू दोनों ने ही बुरा सपना समझकर भुला दिया। तो दोस्तों, आपको मेरी यह प्यारी सी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आप भी अपनी कहानी शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पर मुझे डीएम या मैसेज कर सकते हैं।